ट्रेलर है वहाँ पे भी हम लोगों ने देखा है। तो आप कुछ वो लवली भूल चालू हो रही है कुछ है भाई? नहीं ले रहा रिकॉर्ड तो कर रहा ना। अरे वेरी गुड वेरी गुड। हाँ कोरबो मेरा होता है तो मंजू लेकर आती है और किसी के अंदर ही घुसती है। अच्छा अभी किसके अंदर है? हाथ में माइक होगा उसी में होगा। হিন্দি সিনেমায় আমরা বহু দেখেছি যে এরকম ছবি হয়ে থাকে, যে ছবিগুলোতে যখন আমরা দেখি যে স্পোর্টসের ওপর ছবি হয়, বায়োপিক হয়, সেরকমই একটি ছবি নিয়ে চলে এসেছেন কবির খান, যারা আমাদের সঙ্গে আজকে রয়েছেন টিভি9 বাংলার এই আড্ডাতে, এবং সঙ্গে রয়েছেন কার্তিক আরিয়ান। वेलकम टू कोलकाता एंड टीवी9 बांग्ला। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। एक बात बताओ, मैं आपका इंटरव्यू देख रहे थे बहुत सारी जगह पे, वहाँ पे आप बोल रहे थे आप बोर हो गए हो एक ही बात बोलते बोलते, लेकिन ये बोरनेस भी अच्छा होता है ना? हाँ काफ़ी अच्छा होता है एक्चुअली। वो मुझसे जो सवाल कर रहे थे उन्होंने ही मुझसे पूछा था कि आपको बोर नहीं होता, हम सब सेम सवाल पूछते, तो मैंने हाँ बोल दिया था कि हाँ कभी कभी होता है। तो वो चीज़ फिर शायद आपने वो चीज़ देख भी ली, पर कभी कभी वो अच्छा भी लगता है कि सेम ही सवाल होते हैं तो उनके जवाब रट चुके होते हैं तो रिपीट करना होता है, सोचना नहीं पड़ता। लेकिन हाँ दोनों का मिक्स होता है। कबीर जी आपको मैं ये पूछना चाहती हूँ कि इसके पहले हम लोगों ने देखा है कि आपसे जो फिल्म हम लोगों ने देखा है सबका पीछे कुछ कुछ तो बायोपिक भी है और स्पोर्ट्स फिल्म भी है। इस फिल्म को चूज़ करने की क्या वजह है? देखिए मैं जो कहानी चुनता हूँ मेरे को बस सिंपल चीज़ होती है, मैं बैकड्रॉप नहीं सोचता पिक्चर का बैकड्रॉप क्या, मैं सोचता हूँ कि वो जिस कैरेक्टर की कहानी है उसकी ज़िंदगी में क्या क्या हो रहा है, और अगर वो इंटरेस्टिंग है तो फिर बैकड्रॉप तो खैर एक एडेड बोनस होता है, बड़ा हो जाता है बैकड्रॉप। स्पेशली चंदू चैंपियन में जो मुरलीकांत पेटकर जी की कहानी है उसमें तो उनकी ज़िंदगी में इतने उतार चढ़ाव हैं और इतना ज़्यादा कुछ चीज़ें हो रही हैं, और फिर उसका बैकड्रॉप भी आप अगर देखें तो फौज है, जंग है, गांव में जो उनका जो पूरा जो जिसमें बड़े हुए थे वो कुश्ती है, बॉक्सिंग है, स्विमिंग है, इतनी सारी चीज़ें हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जिस वजह से हमने ये फिल्म बनाई है कि एक इंसान की कहानी जो जैसे हमारा लाइन कहता है द मैन हु रिफ्यूज टू सरेंडर, कि ज़िंदगी ने उनकी तरफ हर बारी मतलब उनको मार के गिरा दिया, लेकिन वो हर बारी खड़े हुए और बोले नहीं मैं तो आगे बढ़ूंगा, मैं तो आगे बढ़ूंगा। वो हमें बहुत इंस्पिरेशनल लगी। वो ऐसा लगा कि यार इस किस्म का एटीट्यूड अगर एक इंसान में हो तो उसको कोई नहीं रोक सकता। कार्तिक आपसे मैं पूछना चाहूँगी कि देखिए ये भी हम लोगों ने इंटरव्यू से पढ़ा 2 दिन पहले कि आपका जो आउटसाइडर है, मतलब बॉलीवुड से बाहर से आप आए हैं और यहाँ पे आप काम कर रहे हैं इतने साल से, तो काफ़ी शायद इतना टाइम आएगा जब आपको लगा है कि नहीं और कुछ नहीं हो सकता है और कुछ नहीं हो रहा है। तो ये फिल्म जब आपके पास आई तो क्या वो रिवाइंड थी आपके, जब जो आपके साथ भी हुआ है? जी बिल्कुल, आप भी सोचने लगते हैं, कई बार आपके थॉट्स भी मिक्स एंड मैच होते हैं लाइफ में। तो जब मैंने पहली बार सुनी थी और फिर उसके बाद तब तो मेरे दिमाग में इतनी चीज़ें नहीं आई थी, लेकिन वाइल जब इनफैक्ट रीडिंग सेशंस करते थे तब कुछ कुछ सीन्स एकदम ही ज़्यादा हिट करते थे, और कई बार ऐसा लगता था कि यार ये तो मतलब ये एक थोड़ा सा खुद से भी रिलेट हो जाती हैं चीज़ें, तो वो काफ़ी फिर आप रियलाइज़ करते हो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो वो मेरे साथ हुआ था। ऑल्सो इसकी जो वन लाइन है कि द मैन हु रिफ्यूज टू सरेंडर, वो भी काफ़ी उससे मैं मतलब अपने आप की जर्नी को भी रिलेट कर पाता हूँ। एंड आई थिंक मेरे जैसे बहुत लोग ऐसे उससे रिलेट कर पाएंगे, नॉट जस्ट मी, बिकॉज इट्स समथिंग जहाँ पे आपके स्ट्रगल्स, आपके लाइफ के उतार चढ़ाव, ये वैसी सी चीज़ है जिसमें आप अपने गोल की तरफ बस बढ़ते रहें और हार्डवर्क करते रहें और सेल्फ बिलीफ रखें। ये चीज़ शायद बहुत लोगों से वो यूनिवर्सली टच कर सकती है लाइन। सो हाँ, मैं भी अलग नहीं था, मेरे साथ भी वैसे ही हुआ। मुझे लगा कि ये मेरी जर्नी को भी किसी थोड़े एक लेवल तक मैच करते हैं। आप ये बात बताओ कि ये आउटसाइडर से भी हम लोग आ रहे मुद्दे पे कि आपको क्या सचमुच लगता है कि बॉलीवुड में सिर्फ नेपोटिज्म है? नहीं, मैंने ऐसा बोला ही नहीं कहीं कि सिर्फ वो है, लेकिन सिर्फ नेपोटिज्म होता तो ये हम दोनों ही नहीं बैठे होते। हम दोनों यहाँ नहीं बैठे होते,
पिंक कपड़े पहने। कौन से वाले पे? वो तो आपको पता, फूशिया बेबी या कौन सा वाला है? नहीं, अभी तो शायद लड़के को भी पता चलता है कि वो कौन सी पिंक पहना है। पता चलता है आज, लेकिन इतने प्रमोशनल डेज निकल गए ना कि समझ नहीं आ रहा है हम पिंक मैं बेबी पिंक में हूँ, ये कॉरल पिंक में है। ये लो, ये देखो पेनी नजर वाले डायरेक्टर साहब। तो आई थिंक तो हाँ, वैसा आपका सवाल क्या था? सॉरी, हाँ नेपोटिज्म नहीं, ऐसा नहीं है। आई थिंक उस चीज़ का बस एक ही वो है कि आप अपनी मेहनत करते रहिए, आपको और जो चांस मिलते हैं उसमें आप 200% देते रहिए। ऑफ कोर्स ये होता है कि इवन प्लेइंग फील्ड नहीं मिलती है, और वो चीज़ में मैं वो समझता भी हूँ, लेकिन उसमें किसी की गलती नहीं है या किसी कोई जानबूझ के वो चीज़ नहीं कर रहा है। वो अब ऐसा है तो अभी ऐसा है, लेकिन आई कैन ओनली से कि मैं अपनी फिल्मों में या अपॉर्चुनिटीज़ जो मेरे जो मिलती है, मैं उसमें 200% देने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि हाँ, शायद मुझे उतने चांसेस नहीं मिल पाएंगे। बस इस फिल्म में हम लोगों ने देखा है कि बहुत सारे स्पोर्ट्स है, मतलब स्विमिंग, बॉक्सिंग सर बोल रहे थे, और ये इसका जो ट्रेलर है वहाँ पे भी हम लोगों ने देखा है। तो आप कुछ ओ लवली बुलबुलैया चालू हो रही है। कुछ है भाई, मेरे कमरे में तो पर्दे अपने आप बंद हो गए। रिमोट वाला मैं तो छुआ ही नहीं। ये देखो, अच्छा याद रात को वापस आ रहे हैं। एक मिनट, हाँ, ये वरना वो लाइव मैच नहीं हो। नहीं, बट आप लेते रहो, आपका बहुत अच्छा ये चल रहा है। नहीं, ले रहे हो ना, रिकॉर्ड तो कर रहे हो ना। अरे वेरी गुड, वेरी गुड। कोरबो नहीं, मैच नहीं होगा, एडिटर मुझको झाड़ेगा ना उसके बाद। एक्स्ट्रा रील थोड़ी है, कैन है क्या? तो क्या हो गया? आप सवाल मत पूछो। अच्छा, बस आप रुक जाओ। नहीं, वो बात है कि वो सच में बुलबुलैया में ऐसा कुछ हो रहा था क्या? हाँ, मंजुलिका आती है जब अंधेरा होता है, तो मंजुलिका आती है और किसी के अंदर ही घुसती है। अच्छा, अभी किसके अंदर है? हाथ में माइक होगा। उसी में होगा क्या? उन लोगों को पता ही नहीं अंदर क्या हुआ है। अम्मी से तुम्हार गा दो। बंगाली हो जो। तो आप भी आ गए। जैसे हम लोगों ने ट्रेलर पे भी देखा है कि यहाँ पे स्विमिंग, बॉक्सिंग, बहुत सारे स्पोर्ट्स है। तो आप कार्तिक, आपको कौन से स्पोर्ट्स ज़्यादा पसंद है? मतलब जनरली कौन से स्पोर्ट्स पसंद है? मुझे क्रिकेट, फुटबॉल बहुत पसंद है, और मैं अमूमन खेलता रहता हूँ, चाहे वो सेट्स पे हो, कई बार मौका मिलता है तो वहाँ क्रिकेट खेल लेते हैं, या फुटबॉल पड़ी होती है तो फुटबॉल से खेल लेते हैं। यहाँ पे इवेंचुअली मुझे बॉक्सिंग की बहुत आदत पड़ गई, बिकॉज वो एक स्पोर्ट है जो मैं कभी नहीं बॉक्सिंग किया था इससे पहले। तो जब से उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई थी, मैं बहुत ऐसा फील करता था कि ये तो हो ही नहीं पाएगा, ये कैसे हो रहा है, ये तो कोई मुझे मुक्का मार देगा या मेरे कुछ इंजरी हो जाएगी, यही लगता रहता था। एंड जेन्युइनली मैं बहुत डरा रहता था तब, बट इवेंचुअली धीरे धीरे मुझे उसकी आदत हो गई, और अभी मैं करता भी रहता हूँ बॉक्सिंग। तो मुझे वो भी एक एज अ स्पोर्ट बहुत पसंद आ गया, क्योंकि उसमें कार्डियो भी बहुत इजीली होता है। सो या इस फिल्म में हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे, मतलब आपका जो फिजिक है, बहुत ट्रांसफॉर्मेशन बहुत हो रहा है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान कभी भी मतलब नुकसान भी तो हो सकता है ना, मतलब सेहत के लिए भी तो नुकसान होता है। तो ये रिस्क आप क्यों लेते हैं और आप भी क्यों लेते हैं? नहीं, ये रिस्क तब होता है जब आप इसको अनसाइंटिफिकली करें या अनप्लान्ड वे में करें। जब इतना बड़ा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन होना पड़ता है जो कार्तिक ने किया, उसके लिए हमने पूरी एक टीम सेटअप करी थी। 6-7 लोगों की टीम थी, जिसमें डाइटिशियन भी होते हैं, मेडिकल पहले पूरा टेस्ट भी किया जाता है, एग्जैक्टली बॉडी कॉम्पोजिशन क्या है, डेक्सा स्कैन करते हैं, फिर उसकी प्लानिंग होती है, फिर फिजिकल ट्रेनर्स होते हैं, फिर फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, बिकॉज जैसे आपने कहा कि इंजरी हो सकती है, तो वो सारा जब आप वर्कआउट करते हो, प्रेशर बिल्डअप होता है आपके मसल में, वो रिलीज करना पड़ता है। तो एक बहुत साइंटिफिकली वे से अगर करें आप, तो तब भी इंजरीज होती हैं, और बहुत हुई कार्तिक को कॉन्स्टेंटली। कभी मतलब शोल्डर इंजरी, कभी कुछ ना कुछ दर्द हमेशा रहता था पूरी फिल्म में। लेकिन उसको ऑब्वियसली अंडर सुपरविजन हम करते थे, हमें पता था कि ऐसा बहुत ज्यादा डैमेज नहीं होगा, थोड़ा सा दर्द सहकर कार्तिक कंटिन्यूड। आई थिंक फिजियो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता था, बिकॉज मेरी लाइफ में मैंने ये बहुत बड़ी गलती करता था कि मैं फिजियो को कभी
ऐसा नहीं सोचा था कि वो इतनी हेल्प करते होंगे। इट्स लाइक अ पिट स्टॉप, जब गाड़ी का थोड़ा सा अंजर पंजर खराब हो जाते तो उसको थोड़ी देर में ठीक करके अगेन बैक टू द रेस। तो आई थिंक वो वाला एक फिजियो का सिस्टम होता है कि वो जब भी ऐसी कोई इंजरी होती है, तो वैभव हमारे साथ होते थे जो फिजियो हैं फिल्म के, उन्होंने बहुत एक्चुअली मेहनत की साथ साथ कि कोई भी शोल्डर में अगर इंजरी होगी तो उसके साथ कुछ तो ऐसी नर्व दबाते थे या क्या करते थे, बट इट यूज टू मतलब हील एटलीस्ट टेम्परली, और फिर उसको वापस से शूट चालू करने के बाद वापस शाम को फिर वो कुछ ना कुछ करके फिर ठीक करते थे। तो आई थिंक वो सारी चीज़ें साइंटिफिकली, जैसे सर ने बोला कि वो सारे ट्रेनर्स सबको, हम लोग का इनफैक्ट टाइमलाइन भी ऐसे सेट हुआ था कि फिल्म की शूटिंग ऐसे स्टार्ट होगी जिस तरीके से कि अगर इतने ग्राम फैट कट हो रहा है इतने हफ्ते में, तो ऐसे गिन के हम आगे बढ़े थे कि 1 महीने में इतना होगा, 2 महीने में इतना होगा, फिर फाइनली वहाँ तक जाते जाते ऐसा। सो वो सब कुछ कैलकुलेट किया गया था। कार्तिक, ये बताओ, बहुत सारे फिल्म आपका जो ऑडियंस है आपको मतलब एक तरीके की फिल्मों में देख चुके हैं, लेकिन इस फिल्म में हम लोग वो ट्रेलर देख रहे थे, टीजर देख रहे थे, उसमें देख रहे हैं कि आपका जो डायलॉग डिलीवरी है वो थोड़ा अलग है और बहुत संजीदा भी है ये जो कैरेक्टर है। तो आपको क्या लगता है ये फिल्म आपके लिए, करियर के लिए कितना इम्पोर्टेंट है? आई थिंक बहुत इम्पोर्टेंट होता है आपकी करियर में। एक बार ऐसा मौका आता है कई बार, और कई बार वो शायद मौका नहीं आता है जो एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी होती है। मुझे लगता है चंदू चैंपियन या मुरलीकांत पेटकर जी का रोल जो मुझे मिला है, मुझे एक्चुअली बहुत सही टाइम पे वो भी लगता है कि वो हुआ मेरे साथ मेरे करियर में। एंड या आई कांट थैंक माय स्टार्स, आई कांट थैंक कबीर सर इनफ कि उन्होंने ये सोचा, और जिस तरीके से ये अभी फाइनली ये आउटकम आया है, जिस तरीके से, चाहे वो डायलॉग डिलीवरी हो, चाहे वो डायलेक्ट हो, चाहे जिस तरीके का बॉडी लैंग्वेज, हर चीज़, मतलब इनफैक्ट आई थिंक इट वाज हिज थिंग कि मैं पूरी तरह से मतलब उसमें कार्तिक नहीं दिखे, वो डिकंस्ट्रक्ट किया गया था ताकि एक नई इमेज, एक नए रूप से मैं वहाँ पे प्रेजेंट हूँ। एंड आई एम जस्ट हैप्पी कि ऐसा हो रहा है, नज़र में आ रहा है। कबीर जी, आपसे मैं ये पूछना चाहूँगी कि बॉक्स ऑफिस का जो सक्सेस होता है तो वो तो रहना ही चाहिए कोई भी प्रोड्यूसर के लिए, लेकिन एज एन डायरेक्टर आपको क्या लगता है कि आप जब भी कोई मटेरियल लेते हैं, कोई स्टोरी लेते हैं, तो वो कितना इम्पोर्टेंट होता है? आप पहले किसको देखते हैं, मतलब बॉक्स ऑफिस या फिर कोई स्टोरी आप बोलना चाहते हैं जो अगर बॉक्स ऑफिस में नहीं भी चलेगा लेकिन हिंदी सिनेमा की इंडस्ट्री में रह जाएगा? आप बॉक्स ऑफिस को इसलिए नहीं देख सकते क्योंकि पूरी इंडस्ट्री में कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता बॉक्स ऑफिस। तो आपका वो, अगर आप उस तरीके से उसको देखेंगे तो फिर तो 100% फेलियर होने ही वाला है। आप एज अ डायरेक्टर सिर्फ वो मटेरियल चूज कर सकते हो जो आपको लगता है कि मैं इसको बहुत अच्छी तरह बना सकता हूँ क्योंकि मुझे ये स्टोरी बहुत पसंद है। आप वही अच्छी तरह बनाओगे जिस चीज को आप बहुत पसंद करते हो और जिस चीज को आप एज एन ऑडियंस देखना चाहते हो। मैं तो बिलीव करता हूँ कि सारे डायरेक्टर्स, मैं स्पेशली वो फिल्म बनाता हूँ जो मुझे देखना पसंद है, तो उसमें कम से कम हमें पता है कि हम 100% अपना दे सकते हैं, हम अच्छा बना सकते हैं। बॉक्स ऑफिस में वो चलेगी नहीं चलेगी वो तो खुदा भी नहीं प्रोडिक्ट कर सकते। तो वो नजरिए से अगर आप शुरू करोगे तो आप फंस जाओगे, तो वो नहीं करना चाहिए। ऑफ कोर्स बॉक्स ऑफिस इंपॉर्टेंट है, हम सबके लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे करियर के लिए इंपॉर्टेंट है, और सो ये इंपॉर्टेंट है कि हमें आगे फिर ऐसी कहानियां बनाने का मौका मिले, तो इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन उसको लेके आप कहानी नहीं चुन सकते। देखिए, हम लोग मूवी के बारे में तो बात कर ही रहे थे और कार्तिक ने भी बोला एक ही क्वेश्चन सारे लोग पूछेंगे घुमा घुमा के, कुछ अलग पूछते हैं। कोलकाता में आप आए हैं, कोलकाता का कौन सी चीज़ आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है? कोलकाता से मेरा एक बहुत पुराना रिश्ता है क्योंकि मैंने जो मेरी ज़िंदगी का पहला एक डॉक्यूमेंट्री जिसकी वजह से मेरे ऊपर अटेंशन आया था और फोकस आया था, वो था, उसका नाम था फॉरगॉटन आर्मी। जो मैंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो आज़ाद हिंद फौज थी उसकी पूरी हिस्ट्री मैंने शूट करी थी जब हम सिंगापुर से लेके कोलकाता तक ड्राइव करके आए थे। कैप्टन लक्ष्मी सहगल जो रानी झांसी रेजिमेंट की कमांडर थी और कर्नल गुरबख्श सिंह ढिल्लन जो लाल किले के रेड फोर्ट ट्रायल में। तो हम वो जो है वो फिल्म फॉरगॉटन आर्मी जो मेरी डॉक्यूमेंट्री थी उसकी वजह से एक तरीके से मेरा करियर शुरू हुआ क्योंकि वो डॉक्यूमेंट्री बहुत पॉपुलर हुई, बहुत फेस्टिवल्स में गई। तो और उसका कल्मिनेशन जो था
वो कोलकाता में था. तो दैट्स व्हाई कोलकाता ऑलवेज हैज अ वेरी स्पेशल प्लेस इन माय. और कार्तिक, आप तो कुछ दिन पहले यहाँ पे शूट भी करके गए. जी, मैं यहाँ पे भूल भुलैया 3 की शूट भी कर रहा था यहाँ पर, तो मेरे लिए भी एक कनेक्शन है बहुत बड़ा कोलकाता के साथ. इनफैक्ट पूरे बंगाल के साथ एक बहुत बड़ा कनेक्शन है इन टर्म्स ऑफ जिस तरीके से मेरी लाइफ का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट रही है भूल भुलैया 2. और वो फिल्म यहाँ पर आकर मैंने या तो प्रमोट की थी या तो बंगाली उसमें इतना यूज़ किया था, इतना ज़्यादा उसकी भाषा ही वो थी. तो वो मेरे लिए एक बहुत ही अलग सा कनेक्ट देता है. तो मुझे हमेशा यहाँ पे आकर लगता है कि कुछ ना कुछ मतलब एक डिवाइन कनेक्शन है सबके साथ. एंड आई फील ब्लेस्ड व्हेनेवर आई एम हियर. मंजुलिका के साथ भी कुछ कनेक्शन है. मंजुलिका के साथ भी एक कनेक्शन है लेकिन वो बहुत वो आपको अभी तो 2 में पता लगा था, अभी 3 का अलग एक कनेक्शन, जब वो आएगी उसकी बारी पता लगेगा. आप दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे फिल्म के बारे में? जी, मैं यही कहूँगा कि ये बहुत ही एंटरटेनिंग इंस्पायरिंग फिल्म है. और ये एक ऐसी फिल्म है जो जिसकी जो कहानी है वो बच्चे को पता होनी चाहिए. तो मुझे लगता है कि सारी फैमिलीज़ को अपने बच्चों को लेकर जाना चाहिए ये फिल्म देखने के लिए, क्योंकि ये उनको सिखाएंगी अपने ड्रीम्स को अचीव करने का जज्बा कभी भी ख़त्म नहीं होना चाहिए. एंड आई फील इट्स रियली इम्पॉर्टेंट टू नो द स्टोरी ऑफ मुरलीकांत पेटकर. कबीर जी, आप भी बोल दीजिए कि फिल्म कब आने वाली है. और जी, हमारी फिल्म चंदू चैंपियन 14 जून को रिलीज कर रही है और आप प्लीज इसको आके देखिए, पूरी फैमिली के साथ देखिए, बिकॉज ये एंटरटेनिंग भी है, मोटिवेशनल भी है और इंस्पिरेशनल भी है और आपके साथ रहेगी बहुत दिनों तक. উইশ ইউ অল দ্য বেস্ট. और दर्शकों को भी यही कहना चाहूँगी कि আপনারা অবশ্যই হলে যাবেন, সিনেমাটা দেখবেন এবং যেমন বললো যে যারা ছোট আছে, যারা ছোটরা যারা ইন্সপায়ার হবে এই ছবিটা দেখে এবং আগামী দিনে জীবনের কোনো যদি সমস্যাও তাদের সামনে চলে আসে তারা হয়তো কোথা থেকে এই ইন্সপিরেশনটা এই ছবি থেকে পাবে. ক্যামেরা পিকুর সঙ্গে সুচরিতা, TV9 বাংলা, কলকাতা.